आगाज में आपको बताएंगे परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बरकरार हैं। रात गए 186 वोट लेकर ऐवान का एतमाद हासिल कर लिया। पंजाब असेंबली इमरान खान के नारों से गूंज उठी। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुताबिक करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। अपोजिशन जमातों का वोटिंग के अमल का बाइकॉट, अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपने खिताब में कहा कि नून लीग वालों ने पिछले एक माह से शोर किया हुआ था। ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब असेंबली में अदम एतमाद और वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के हवाले से अहम केस की समाअत। बैरिस्टर अली जफर की दलाइल जारी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस बुनियाद पर अब इस दरख्वास्त की ज़रूरत ही नहीं रहती। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही हासिल असल मसला था जो कि हल हो गया। हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के नताइज पर मुश्तमिल जवाब अदालत में जमा करा दिया है और जवाब में ये बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 186 अरकान ने एतमाद का वोट दिया है। अक्सरियती वोट हासिल करने पर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार है। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक की समाअत का अहवाल और समाअत में क्या दलाइल पेश किए गए उन्हीं से हम जानेंगे। वकास बताइएगा। हाई कोर्ट में आज वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को की तरीके जो अदम एतमाद का मामला था और डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था उस वाले से समाअत जारी है। अदालत को बताया गया कि वज़ीर आला परवेज इलाही जो हैं उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, जिसके बाद मुअज़्ज़िज़ जज ने जो है अदम एतमाद की हद तक जो है वो मामले को निपटा दिया। जो परवेज इलाही के वकील थे बैरिस्टर अली जफ़र, उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया तो चीफ सेक्रेटरी थे वो कंफ्यूज हो गए थे, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला को कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जो है वो मशवरा दिया। लेकिन इसके बाद गवर्नर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को दोबारा एक्शन लेने का कहा गया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वज़ीर आला परवेज इलाही और कबीना को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। बैरिस्टर अली जफ़र ने अदालत से ये इस्तदा की है कि चूँकि अब वज़ीर आला परवेज इलाही इत्तेमाद का वोट हासिल कर चुके हैं, लिहाजा जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसको भी जो है मुअत्तल किया जाए। अदालत में एक वक्फा किया गया। वक्फे के बाद जो गवर्नर के वकील हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें गवर्नर से हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दरकार है, जिसके बाद जो समाअत है वो कुछ देर के लिए दोबारा मुलतवी कर दी गई है और अब जब दोबारा समाअत शुरू होगी तो गवर्नर के वकील हैं वो दोबारा दलाइल देंगे। अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। शुक्रिया आपका वकास। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली इजलास की कार्रवाई आइन के खिलाफ और गैर कानूनी करार दे दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के पास अरकान की तादाद 80 या 81 थी। जाली तरीके से नंबर ज्यादा करके शो किए गए। एतमाद के वोट के अमल को बुलडोज किया गया। मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि इन लोगों ने पंजाब असेंबली रूल्स को बुलडोज किया। अता तारा ने कहा कि जिस तरह वोटिंग कराई गई इससे बेहतर था कि ज़हूर इलाही रोड पर वोटिंग करा लेते। अपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पंजाब असेंबली में भी हमने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि बेचैनी से निकलने का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर में बारिश के बाद नज़ला, जुकाम, डेंगू और जरदारी बीमारी का खात्मा हो गया। नून लीग की सियासत को उनके शहर लाहौर में दफन कर दिया गया। एतमाद के वोट की मनसूबाबंदी 3 दिन पहले ही कर ली गई थी। ये कहा गया है साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि वज़ीर दाखिला ने तख्ते लाहौर लेकर आना था, लेकिन वो नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए। अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। इमरान खान असेंबलियां तहलील करेगा और अनकरीब जख्मी हालत में ही इंतखाबी मुहिम शुरू करेगा। एक और अहम मामले पर हम बात करेंगे। एलसीज की बंदिश के बायस मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। मतलूबा इंजेक्शंस दस्तयाब न होने की वजह से डायलिसिस करने वाले मरीज मुश्किल में आ चुके हैं। अहम अद्वियात भी उनकी भी किल्लत है। मरीजों के डायलिसिस रुक चुके हैं। गुर्दों की पैबंदगारी समेत दीगर ऑपरेशंस भी मुअत्तल हो चुके हैं। अहम मसला है यकीनन, और इसी पर बात करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ लाहौर मियां नवीद भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सदर
ड्रग लॉयर्स फोरम एसोसिएशन नूर मेहर साहब। नूर मेहर साहब, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि एलसीज खोली क्यों नहीं जा रही? मरीजों को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, आखिर कोई सोल्यूशन भी होगा सॉर्ट आउट करने के लिए? देखें, एलसीज तो नहीं खुल रही। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है मरीज़ों की, आवाम की जान नहीं बचाना चाहती, सिर्फ अपने अलल तलल्लों में जो है ना मसरूफ़ हैं। तो बेहिसी का ये आलम है कि फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटीरियल्स कराची पोर्ट पर पड़े हुए हैं, लाहौर ड्राई पोर्ट पर पड़े हैं, पेशावर पड़े हुए हैं और इस पर कोई पुरसान हाल नहीं। हमने 5 जनवरी को एहजाज का भी ऐलान किया, लेकिन बाज़ नागुज़ीर और मसाइल की वजह से ये सारा मामला हुआ। लेकिन हालात इतने कशीदा हैं कि अल्लाह ना करे, अगर अभी हालात इस तरफ आ गए हैं कि दवाइयाँ बन नहीं रही, बाहर से जो फिनिश प्रोडक्ट आती हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रही और हुक्मरान जो हैं इंतहाई बेहिसी का शिकार हैं। अगर किस मरीज़ की जाने शुरू हो गई हैं, लेकिन एक हफ़्ते तक जो है, अब पहले भी जो है 2017-13 फरवरी को जो है फार्मास्यूटिकल्स ने 16 जानों की कुर्बानी दी माल रोड लाहौर पे। अब भी मुझे लगता है कि शायद हमें जाने दे के हमें मसाइल हल करने पड़ेंगे। ये जो हुक्मरानों की बेहिसी जो है वो मरीज़ों की मौत है। फार्मासिस्ट बेरोज़गार हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां पाकिस्तान में 800 के करीब हैं, तो वो बंद होने, तकरीबन 100 से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी डाउन साइजिंग कर दी है, आधे से ज़्यादा मुलाजमीन फारिग कर दिए हैं। चलें, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जान बचाना, मरीजों की जान बचाना ज़रूरी है। इस पर जो है हुकूमत इंतहाई बेसिक का, और स्टेट बैंक जो है मसाइल हल नहीं कर रही। वो कहते हैं जी डॉलर नहीं है। अगर मरीजों को जान बचाने के लिए डॉलर नहीं है तो फिर हमें डूब मरना चाहिए। ठीक है, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद भी हमारे साथ मौजूद है। मियां नवीद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक? जैसे कि आपने ये मौक़िफ़ भी सुना होगा, नूर मेहर साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं। तो मुतअद्दिद अद्वियात की शॉर्टेज है, चूँकि अगर बात करें खाम माल की तो 91% खाम माल जो है वो बाहर से मंगवाया जाता है, लेकिन एलसीज ओपन ना होने की वजह से इस वक्त जो है वो अद्वियात की शदीद किल्लत है। ख़ास तौर पर जान बचाने वाली अद्वियात, एक ऐसी दवाई जो कि हेपारिन, जो कि डायलिसिस के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि खून को पतला किया जा सके और डायलिसिस हो सके। इस वक्त मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर अगर पंजाब की बात करें तो लाखों मरीज़ों के डायलिसिस होते हैं। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि हैरान कुन तौर पर ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा एक पेशेंट का डायलिसिस होता है, जो कि 2 घंटे का प्रोसीजर है और उसके लिए हेपारिन इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त डॉक्टर्स से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इंतहाई किल्लत है, बड़ी मुश्किल से कोई इधर से कोई उधर से मांग कर गुजारा किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में तो डायलिसिस रुक चुके हैं। तो ये वो मरीज़ है जो डायलिसिस के ऊपर चले जाते हैं, गुर्दों के आर्जा में मुब्तला होते हैं। खुदा ना खास्ता जब उनका डायलिसिस नहीं होगा तो उनकी मौत होगी। तो ये वो मामला है। इसके साथ साथ ये हेपारिन दिल के मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि खून को पतला करना होता है, उसके लिए एंजियोग्राफी, उसके लिए एंजियोप्लास्टी, उसके लिए दिल का ऑपरेशन जो कि करना होता है। ये तमाम ऑपरेशन जो है वो एक बड़ा ये एक किल्लत नहीं है। ये है कि अद्वियात की किल्लत का सामना है और बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहां पर डायलिसिस का जो अमल है वो रुक चुका हुआ है। तो आखिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी तो होनी चाहिए ना कि अद्वियात की दरामदगी का अमल उसको कंटिन्यू किया जा सके। देखिए, पाकिस्तान में जो 90% रॉ मटीरियल है ना, वो हम बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। हम 43% जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, 35% चाइना से करते हैं और बाकी दुनिया से। हमारे हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन की वजह से जो यूनिट चल भी रहे थे तो उन्हें भी आए रोज़ जो है धांस दोस्त और ड्रग इंस्पेक्टरों के ज़रिए और ख़ासतौर पर KPK में जो है ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी और वहाँ की सूबाई हुकूमत ने तो इंतहा कर दी है ना। जो अगर कोई मेडिकल डिवाइस और चीज़ें बना भी रहे थे तो उनको जलील और जलील तर कर रहे हैं। वहाँ पे ऑपरेशन रुक गए हैं। देखें, जो एनेस्थीसिया यूज़ होता है ऑपरेशन के दौरान, प्रोपोफोल जो है वो नापैद हो चुका है और ख़ास पर सर्जिकल टेप, कनोला और दूसरी बहुत सारी जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनके रॉ मटीरियल्स भी नहीं आ रहे। जो बाहर से जो किडनी के मरीज़ जो हैं यूज़ करते हैं, डायलिसिस के जो मरीज़ इस्तेमाल करते हैं वो नहीं आ रहे। दिल के जो स्टंट्स हैं वो ऑपरेशन जो है डॉक्टरों ने रोक दिए हैं क्योंकि बाहर से इंपोर्ट चीज़ें हो नहीं रही। और बहुत सारी जो 10% जो अद्वियात हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं, वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ जान, मेरे ख्याल में हुकूमत की पॉलिसियाँ जो है ना मरीज़ों की और फार्मास्यूटिकल्स की जान ले रहे हैं। अगर ये जो बड़े बड़े 100 कनाल में महलात जो बने हुए हैं ACDCs और इनके ये आप आवाम को मजबूर कर रहे हैं कि वो आके और पहले भी मजबूर हो भी चुके हैं। मियां नवीद, अब स्टॉक की बहाली के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं?
یہ بنیادی طور پر وفاقی حکومت کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، چونکہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بین لگایا ایل سیز کے اوپن کے لیے، تو چونکہ پنجاب میں جب خام مال آئے گا تو جو مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں وہ ادویات بنائیں گی، لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مریضوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، بیچارے جو ہے وہ میڈیکل سٹورز پر جاتے ہیں، فارمیسیز پر جاتے ہیں، ان کو یہ دوائی نہیں مل رہی ہے، انتہائی جان بچانے والی دوائی ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، جس کے بغیر اگر یہ دوائی مریضوں کو نہیں ملے گی تو وہ بیچارے جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ میں نے متعدد ڈاکٹر سے بات کی جو کہ سرکاری اسپتال ہیں، کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ یہ منگوا لیا جاتا ہے انجیکشن، لیکن اگر سرکاری سیکٹر کی بات کریں تو وہاں پر تو جو سٹاک تھا، وہ جو تھوڑا بہت سٹاک تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب بالکل جو ہے وہ سٹاک نہ ہونے کی وجہ سے اگر 5 ڈائلسس کرنے تھے تو 1 ڈائلسس کیا جا رہا ہے، تو 4 مریضوں کا کیا قصور ہے جب ان کو انجیکشن نہیں ملے گا؟ اور یہ وہ انجیکشن ہے، اس کی میں خاص طور پر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر ڈائلسس رک گئے تو بہت سارے مریض جو گردوں کے عارضہ میں مبتلا ہے ان کی زندگی خطرے میں ہے، ڈائلسس نہ ہونے کی وجہ سے جو بیچارے ان کی جو ڈیتھ ہو سکتی ہے، چونکہ یہ تو ہر ہفتے میں 2 دفعہ آپ نے جا کر کروانے ہوتے ہیں ہسپتال میں، گردوں کو واش کیا جاتا ہے، یہ ایک مشین کے ذریعے جو ہے وہ ڈائلسس ہوتے ہیں جس میں یہ انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کے کیا پیوندکاری سمیت دیگر کئی ایسے آپریشنز ہیں جو کہ فی الحال معطل ہو چکے ہیں۔ میاں نوید ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے، صدر ڈرگ لائرز فورم ایسوسی ایشن نور مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کا بے حد شکریہ۔ جبکہ کینسر کی ادویات سمیت ایڈز اور بلڈ پریشر کی ادویات کی قیمتیں بھی فکس کر دی گئی ہیں۔ ڈریپ نے 20 مختلف ادویات کی قیمتوں کا تعین کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ڈریپ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ کینسر کی ادویات سمیت ایڈز اور بلڈ پریشر کی ادویات کی قیمتوں کو فکس کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ڈیٹیلز کیا ہیں عائشہ شعیب ہمیں بتائیں گی۔ عائشہ، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، مزید معلومات کیا ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے ایک جانب جہاں پر شدید ادویات کی قلت کا سامنا ہے، دوسری جانب ڈریپ کی طرف سے مختلف ادویات کی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ڈریپ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق ڈریپ نے 20 مختلف ادویات کی قیمتیں متعین کی ہیں۔ کینسر کی ادویات سمیت ایڈز اور بلڈ پریشر کی مختلف MG کی جو ادویات ہیں ان کی قیمتیں فکس کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے کینسر کی دوائی جو ہے 100 mg کی ہے، اس کی قیمت 172 روپے کے حساب سے فکس کی گئی ہے۔ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق زوفران 8 mg ٹیبلٹ کی قیمت 3960 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سولوشنز ہیں ان کی قیمتوں کو بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے اس وقت جب شدید ادویات کی قلت کا سامنا ہے، لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، وہیں پر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ڈریپ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ان 20 ادویات کی قیمتوں کو فکس کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈریپ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد۔ بہت شکریہ آپ کا عائشہ۔ وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ UAE کے وزیر اقتصادی امور نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیراعظم کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے دورے کی دعوت دی تھی۔ وزیراعظم UAE کے صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقاتیں کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کی فروغ پر بات ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی اور حیدرآباد میں MQM کی حکم امتناعی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے الیکشن کمیشن کے کورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید معلومات کیا ہیں جنید شاہ سے ہم جانیں گے۔ جنید، کیس کی تفصیلات بتائیے۔ دیکھیے، سندھ ہائی کورٹ میں MQM کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم اور اقدامات کے حوالے سے درخواست کی سماعت کی گئی تھی۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل سندھ حسن اکبر جبکہ MQM کے وکیل طارق منصور عدالت میں پیش ہوئے۔ جب دلائل شروع کیے گئے تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جانے کے بجائے MQM نے نئی درخواست دائر کر دی ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی MQM کی ایک درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ یہ درخواست ناقابل سماعت جی اور دوسرے نوٹیفیکیشن پر بھی فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ MQM کے وکیل کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے۔ دونوں وکلا کے دلائل دینے کے بعد عدالت نے حکم درخواست مسترد کر دی ہے۔ شکریہ آپ کا۔
जबकि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस का मैदान 15 जनवरी को सजने जा रहा है। ताहम सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन की तैयारी नजर नहीं आ रही। इसी पर हम बात करेंगे। हफ्सा शकील हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा बताएगा कौन सी सियासी जमात इस वक्त ज्यादा मुतहरिक है और इलेक्शन की तैयारियां कैसे हो रही हैं? जी जनाब, तो अब इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और अगर इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करूं तो ज़्यादातर सियासी जमातों की तरफ से जो इलेक्शन कैंपेन है वो नज़र नहीं आ रही है। ख़ासी अगर बात करूं किसी सियासी जमात की तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है इलेक्शन कैंपेन करते हुए। गलियों कूचों चौराहों पर जमात इस्लामी के जो पोस्टर्स और बैनर्स हैं वो आवेज़ा कर दिए गए हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। अगर जबकि दूसरी जानिब MQM जो है वो अभी भी हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ उनकी अदालती जंग जारी है। जो बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची और हैदराबाद के 16 अजला में अदालती अहकामात के पेश नज़र 15 जनवरी को होंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। कराची जो है बिलखुसूस इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है, जिसके बाइस आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आवाम को इन बल्दियाती इंतखाबात से यही उम्मीदें हैं कि जब ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे तो उनका मेयर मुंतखब होगा, उसके बाद ही उनके जो जितने भी मसाइल हैं उन तमाम का हल निकल सकेगा। जी शुक्रिया आपका हफ्सा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है इलेक्शंस में चंद रोज रह गए हैं, इसके बावजूद भी साजिशें करने वाले अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। कल 3 सियासी जमातों ने मुश्तरका एहतजाज किया जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन के दौरान पोलिंग बूथ और स्टेशन के बाहर अंदर पाक फौज को तैनात किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मार्का सर करने के बाद PTI की पंजाब असेंबली तहलील करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। इमरान खान पार्टी क़यादत को भी एतमाद में लेंगे। इस खबर की डिटेल्स क्या हैं शिराज अहमद शिराजी बताएंगे। बताइएगा शिराज। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का जो मार्का है वो सर करने के बाद अब क्या होने वाला है न्यूज़ ने पता लगा लिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली तहलील करने का जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली है। वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान आज पार्टी क़यादत को भी एतमाद में लेंगे। ज़ाहिर नहीं बताया कि मरकज़ी क़यादत को एतमाद में लेकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की जाएगी। एतमाद के वोट देने के बाद जो है इमरान खान अगला महाज मुकम्मल करने की तैयारियाँ करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी जमानत पर जो है वो तलब कर लिया है। वो इमरान खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी असेंबली तहलील करने पर जो है एतमाद मिलेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शिराज। नून लीग की क़यादत पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की वोटिंग में नाकामी पर बरहम है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पार्टी की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। ज़राए ये बता रहे हैं कि विफाकी वज़रा क़यादत को मुख्तलिफ अरकान असेंबली से राबितों से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात देते रहे। विफाकी वज़ीर राना सनाउल्ला और अता तारड़ का पार्टी क़यादत से राबिता हुआ है। पंजाब असेंबली की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ है। नून लीग की क़यादत पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की वोटिंग पर नाकामी पर बरहम है। इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। इब्राहिम, क्या कहा गया है मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से? जी बिल्कुल, जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट में जो है नाकामी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क़यादत जो है अपनी मुकामी क़यादत पर जो है वो बरहम जो है वो दिखाई देती है। गुज़श्ता रात जब ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और वज़ीर-ए-आला पंजाब की कामयाबी का ऐलान हुआ तो उसके बाद ही जो है जो बैनुल मुल्क मुस्लिम लीग नून की क़यादत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज, उन्होंने जो है पाकिस्तान की क़यादत से रब्ता किया और इस जो है वोटिंग के अमल पर जो है अदम एतमाद का इज़हार किया, जिसके बाद जो है पाकिस्तान में मौजूद मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इंतहाई जो है वो इंतहाई अफसरदा है कि किस तरह जो है उन्होंने जो लोग मैनेज किए थे किस तरह जो है वो उससे कामयाब जो है वो ठीक है। नून लीग की क़यादत पार्टी की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर रही है। शुक्रिया आपका इब्राहिम।
क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी अब तहलील होगी? केपी की हुकूमत ने पंजाब हुकूमत पर नजरें जमा ली हैं। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में पंजाब असेंबली की तहलील तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील ना करने का फैसला हुआ है। तो सवाल यही है, क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी अब तहलील होगी? क्या केपी की हुकूमत ने पंजाब हुकूमत पर नजरें जमा ली हैं? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इत्तेहादी हुकूमत और PTI समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, इख्तिलाफात नज़रअंदाज करते हुए बातचीत का आगाज ना किया तो मुआशी हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सदर मुमलिकत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात की बड़ी वजह सोशल मीडिया को करार दे दिया। कहा कि मुल्क में फैसला साज कुव्वतें सोशल मीडिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। लॉयडर में कहीं बारिश है तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवाब बादशाह पुरफजा मकाम शेनगर में मौजूद हैं। उनसे वहां के मौसमी सूरत हाल के बारे में हम जानेंगे। जी नवाब बादशाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वर्दीर के बालाई और पुरफिजा मुकाम वादी शिनगर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ़ के सफ़ेद गाले जो है वो पड़ रहे हैं, जिसने हर तरफ खूबसूरती बखेर दी है। हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आ रही है, जबकि दूसरी तरफ खून जमा देने वाली सर्दी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। दर्जे हरारत नुक्ते जमात से नीचे गिर चुका है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर्स के साथ साथ गर्म कानून का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात की जाए लोगों की मुश्किलात की, तो वर्दीर के बालाई इलाके शाही, बिन शाही, लड़म, शिनगारा और अवारा पर शदीद बर्फबारी की वजह से वहाँ के राब्ता सड़कें बंद हो गए हैं और लोगों को अंदरत के साथ साथ अशाई खुर्दनूश की उसूली में शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलो कि बर्फबारी की वजह से बिजली की तरसील जो है वो भी बालाई इलाकों में बंद है और निज़ामी मवासिलात जो है वो दरहम बरहम है और पूरा इलाका जो है तारीकी में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ मौके मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रह सकता है, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका नवाब बादशाह।